इस सेशन में हम लोग समझेंगे कन्फाइंड स्पेस क्या है, कितने तरह के कन्फाइंड स्पेस होते हैं, उसमें क्या क्या हजार्ड्स है यानी खतरा क्या है, और उससे बचाव कैसे करना है काम के दौरान। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? कन्फाइंड स्पेस। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमित जगह या परिसीमित जगह, सीमित स्थान बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सीमित स्थान। प्रोजेक्ट में, प्लांट में, हर जगह इस तरह का सिनेरियो आपको मिलेगा, है ना। तो इसमें हमको समझना है कन्फाइंड स्पेस क्या है। कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? कोई आइडिया नहीं? कन्फाइंड स्पेस नाम से पता चल रहा है कि सीमित जगह, यानी मतलब लिमिटेड स्पेस है काम करने के लिए। कन्फाइंड स्पेस इज ए प्लेस दैट इज सब्सटेंटली एनक्लोज्ड, मतलब जो काफी हद तक क्या हो, बंद हो, घिरा हुआ हो, और आने जाने के लिए सीमित रास्ता हो, उसको क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, चूंकि सीमित है इसलिए जो इन्वायरमेंट हमको बाहर मिल रहा है ओपन स्पेस में, वो इन्वायरमेंट हो सकता है वहां पर न मिले। तो वहां रिस्क क्या है, पहले समझ लेते हैं क्या क्या हजार्ड्स है ना, उससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। और इसमें तो ये चीज समझ गए आप। कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें कन्फाइंड स्पेस का, जैसे टैंक। टैंक आप लोगों ने देखा है। पाइपलाइन क्या है? कन्फाइंड स्पेस है ना। टैंक है, टैंक, पाइपलाइन, टरबाइन क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। और क्या? साइलो, सीमेंट साइलो क्या होगा? ये कन्फाइंड स्पेस होगा। मेन होल होगा, ये सब क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। प्रेशर शाफ्ट भी क्या है? ये भी क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। ये सब जो है कन्फाइंड स्पेस का क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यानी ऐसे जगह को हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं, है ना। तो यहां पर दिक्कत क्या है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। और कुछ जगह ऐसा भी होता है जो कन्फाइंड स्पेस नहीं है। सम स्पेस मे नॉट बी डीम्ड एज ए कन्फाइंड स्पेस, बट अब वहां पर क्या है, काम के दौरान, जैसे मान लो कि इस कमरे में 4-5 वेल्डर को लगा दी जाए वेल्डिंग करने के लिए, है ना। यानी अगर 4-5 वेल्डर काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा फ्यूम होगा कि हमें सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो भी कन्फाइंड स्पेस जैसा ही क्या होगा, क्लाइमेट क्रिएट हो सकता है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था में वहां करना है, वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो काम के दौरान भी ऐसा क्लाइमेट क्रिएट हो सकता है। और कुछ जो है बाई नेचर कन्फाइंड स्पेस होता ही है, जैसे हमने देखा यहाँ पर, है ना। ये सब क्या है? कन्फाइंड स्पेस का। आप देखे होंगे रोड के नीचे, बड़े बड़े सिटी में रोड के नीचे पाइप लाइन होता है, सीवरेज का लाइन होता है, पानी का लाइन होता है। तो मेन होल जो है ना, जगह हर 100 मीटर पर या 50 मीटर पर क्या होता है? मेन होल होता है। वो भी क्या है? कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या है, एक्सकवेशन डीपर देन देयर विड्थ, और एक्सकेवेटेड पीट जो है ना, ये भी कन्फाइंड स्पेस का ही एक एग्जाम्पल है। एक्सकवेटेड पीट जिसकी गहराई ज्यादा है चौड़ाई से, और अलग से कोई सपोर्ट ना दिया गया हो। ओसा के अकॉर्डिंग, एज पर ओसा, ये बोलता है कि अगर किसी पीट का डेप्थ जो है 4 फीट यानी 1.2 मीटर, इससे अगर ज्यादा है तो भी किस में आएगा? कन्फाइंड स्पेस में आएगा। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या है कि अलग से एडिशनल कोई सपोर्ट ना दिया गया हो, और उसका चौड़ाई उससे गहराई से क्या हो, कम हो, वो भी किस में आएगा? कन्फाइंड स्पेस में आएगा। ठीक है, मेन होल हो गया, संप हो गया, सीमेंट साइलो, पाइपलाइन, टरबाइन, प्रेशर शाफ्ट, ये सब क्या है? कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल है। अब हम क्यों इसको कन्फाइंड स्पेस बोल रहे हैं, समझ सकते हैं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, सेम चीज है ना। और फ्यूम, टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक केमिकल होने का भी चांस है। एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, है ना, यानी वहां पर अंदर आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न होना, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। यानी जहां लिमिटेड एक्सेस इग्रेस है वहां पर तो ये दिक्कत होगा ही होगा, होगा कि नहीं। जहां सीमित रास्ता है आने जाने के लिए, वहां पर क्या होगा? इस तरह की बाधाएं उत्पन्न होगी ही होगी, है ना। अब आते हैं हजार्ड्स क्या है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हजार्ड्स क्या क्या है ना। क्या है?
लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का कमी होना। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो जीना मुश्किल होगा। 1 मिनट के अंदर क्या होगा? जान जा सकती है कि नहीं? और क्या है? गैस, फ्यूम, वेपर, फ्लड आना, डस्ट, गैस, फायर एक्सप्लोजन, है ना। तो उस जगह में इस तरह का भी सिनारियो क्रिएट हो सकता है कि हम काम के दौरान अगर कुछ काम कर रहे हैं उसके चलते भी आग लगना या विस्फोट होना, है ना। अगर एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट वहां क्रिएट हो जाता है तो क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन भी होने का चांस होता है ऐसी जगह में। ठीक है। और क्या है? टेम्परेचर कम होना या ज्यादा होना, ये भी एक क्या है? एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, अंदर आने जाने में बाधा उत्पन्न होना, ये भी क्या है? उसका हजार्ड्स है। यानी जो इन्वायरमेंट हमको बाहर मिल रहा है, ओपन स्पेस मिल रहा है, वो इन्वायरमेंट वहां पर ना मिले, है ना, तो एक कन्फाइंड स्पेस का होगा। ठीक है। अब आते हैं, यहाँ दो तरह का कन्फाइंड स्पेस कंसिडर किया गया है। पहला जो है परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस और दूसरा नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस। ठीक है। ये दोनों को समझ लेते हैं, दोनों क्या है। पहला क्या है? परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस और दूसरा जो है नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। या ऐसे आप बोल सकते हैं ये जो है कंप्लीट कन्फाइंड है और इसमें उतना ज्यादा रिस्क नहीं है जितना रिस्क परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस में है। अब यहाँ कंडीशन क्या क्या हो सकता है? अगर यहाँ कोई एटमॉस्फेयर इस तरह का है जो हजार्डस है, यानी हमारे लिए हेल्थ के लिए या फिजिकली खतरा हो या क्या हो, हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो, ऐसे इन्वायरमेंट अगर है, कंटेंट्स आर हैज ए पोटेंशियल टू कंटेंट्स ए हजार्डस एटमॉस्फेयर, यानी कोई खतरे वाली गैस, खतरे वाला कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, है ना, जहरीली गैस, टॉक्सिक गैस, है ना, वो किस में आएगा? परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस में आएगा। सेकंड क्या बोल रहा है? कंटेंट्स ए मटेरियल दैट हैज द पोटेंशियल फॉर एनगल्फिंग एन एंट्रेंट। एनगल्फमेंट मतलब हुआ कि हम अगर अंदर गए, वहां कुछ ऐसा सामान रखा है, मटेरियल रखा है जिसके अंदर हम दब गए, धस गए, है ना, ऐसा भी होने के चांस होता है कि नहीं? तो भी किसमें आएगा? परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, यानी वहां रिस्क क्या है? हाई रिस्क है वहां पर। हैज एन इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका डिजाइन बोले या उसका जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, इस तरह का है कि अंदर काम करने आप लोग गए और बाहर से क्या हो गया? बंद हो गया। 2 साल 1.5 साल पहले उत्तराखंड में एक घटना घटी थी ना, 35-40 लोग काम कर रहे थे, टनल क्या हो गया? बंद हो गया, कोलैप्स हो गया, है ना। इस तरह की भी अगर इन्वायरमेंट स्थिति है तो भी किसमें आएगा? परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंटेन्स एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड सीरियस सेफ्टी एंड हेल्थ हजार्ड, इसके अलावा कुछ और अगर हेल्थ से रिलेटेड हजार्ड है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर कम होना, टेम्परेचर ज्यादा होना, एक्सेस रेस्ट्रिक्शन इस तरह का, है ना, या काम के दौरान भी इस तरह का क्लाइमेट क्रिएट हो सकता है जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है? अनहेल्दी इन्वायरमेंट होगा। ठीक है। तो चार में से कोई भी अगर कंडीशन है वो किसमें आएगा? परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, वो किस में आएगा? तो जो नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस है ये भी कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में आएगा, लेकिन यहाँ पर इस लेवल का रिस्क नहीं है ना। यहाँ पर आप सिंपल होल वॉचर, टेलीमैन खड़ा करके आप काम कर सकते हैं, है ना, बेसिक जो है गाइडलाइंस उसको फॉलो करके, है ना। अब इस तरह के किसी भी जोन में, यानी कन्फाइंड स्पेस का किसी भी तरह का कन्फाइंड स्पेस काम करने से पहले हमें वहां का रिस्क असेसमेंट करना जरूरी होता है। यानी ये अगर इस तरह का हजार्ड्स है, ठीक है, हजार्ड्स क्या है? कोई भी ऐसा चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है उसे क्या बोलेंगे? हजार्ड्स बोलेंगे। रिस्क असेसमेंट जब करते हैं दो चीज कंसिडर करते हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी, अगर होगा तो कितना % चांस है होने का, और दूसरा चीज कितना सीवियर होगा, मतलब उसका प्रभाव क्या होगा, है ना। ये दोनों चीज डिफाइन करेगा रिस्क को, यानी रिस्क हमारा क्या है। तो उसका रिस्क असेसमेंट टारगेट यही होता है कि हम कम रिस्क में काम करें, रिस्क को मिनिमाइज करके काम करें। और रिस्क मिनिमाइज कैसे होगा? उसके लिए क्या करना होगा? कंट्रोल मेजर्स, सुरक्षा व्यवस्था। हम क्या करें कि उस हजार्ड से या उस रिस्क से इंपैक्ट कम पड़े या ना पड़े। ये मिनिमाइज करने का, रिस्क को कम करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को जानने की ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जो इंजीनियर है, सुपरवाइजर है ना, जो साइट पर काम करा रहे हैं, उनको ये सब जो है इसका अलग से सेशन
एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होती है? ये इंश्योर करना है कि मैनेजर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर या साइट इंजीनियर, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कन्फाइंड स्पेस में जो जो सुरक्षा व्यवस्था डिटेल्स में दिया हुआ है फॉलो करने के लिए, वो क्या इंप्लीमेंट साइट पर है कि नहीं है। कुछ जगह ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में सारा चीज है, रिटर्न प्रोसीजर है, परमिट है, जेएसए है ना, वर्क प्लान, प्लानिंग है, प्रॉपर आपका स्टेटमेंट, मेथड स्टेटमेंट भी है, सब कुछ। लेकिन साइट पर अगर जाए तो इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर कम है या नहीं के बराबर है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर या साइट इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि जो जो सुरक्षा व्यवस्था में साइट पर फॉलो करना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, ये इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है। ठीक है। सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है? कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर या साइट सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करना है कि हम कन्फाइंड स्पेस में क्या काम करने जा रहे हैं। जब तक हमें वर्क के बारे में नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना है, तब तक काम के अकॉर्डिंग भी हजार्ड चेंज हो सकता है, रिस्क फैक्टर चेंज हो सकता है। ठीक है, हम एक ही काम को अगर अलग अलग जगह पर करते हैं, ओपन स्पेस में कर रहे हैं हॉट वर्क, मान लो वेल्डिंग करना है ओपन स्पेस में, वहां रिस्क कुछ और होगा, और वही काम कन्फाइंड स्पेस में करना हो, वहां पर रिस्क कुछ और होगा। कन्फाइंड स्पेस में ज्यादा रिस्क है और ओपन स्पेस में क्या है, कम रिस्क है। ठीक है, तो जहां रिस्क ज्यादा है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वहां पर हमें सुरक्षा व्यवस्था और तंदुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो काम भी डिफाइन करेगा कि हमें क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था में पालन करना है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंश्योर करना है सुपरवाइजर को, ठीक है, परमिट उसका इशू किया गया हो, और परमिट में भी बहुत सारा चीज लिखा जाता है। परमिट में चेकलिस्ट होता है, परमिट होता है, जैसे बनता है, जो चीजें उसमें लिखी गई है वो सारा चीज इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। ठीक है, कंफर्म दैट द प्रिकॉशंस फॉर कन्फाइंड स्पेस वर्किंग आर इंप्लीमेंटेड ऑन साइट। ठीक है, उसके अलावा अगर काम के दौरान सुपरवाइजर को लगता है कि जो व्यवस्था हमें करना है हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वर्कर्स की सुरक्षा के लिए, एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए जो जो व्यवस्था हमें करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, उस केस में इस तरह की एक्टिविटी को हमें क्या करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, टर्मिनेट करना होगा, यानी इमीडिएटली काम बंद करना होगा जब तक हम सुरक्षा व्यवस्था फुलफिल नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? साइट सुपरवाइजर। अब आते हैं, आप लोग सुने होंगे नाम स्टैंड बाई पर्सन, या कई जगह इसको अलग अलग नाम से भी डिनोट किया जाता है, स्टैंड बाई पर्सन। ये कौन है? कुछ लोग इसको बोलते हैं क्या, एंट्री अटेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री अटेंडेंट। हम इसी को अलग अलग नाम से भी क्या करते हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। कई जगह इसको टेलीमैन बोला जाता है, टेलीमैन, होल वॉचर। ठीक है, तो वही आदमी है स्टैंड बाई पर्सन, मतलब अतिरिक्त आदमी। आप लोग जहां से एंट्री कर रहे हैं वहां आने जाने वाले व्यक्ति को रिकॉर्ड मेंटेन करना, चेक इन चेकआउट प्रोसीजर फॉलो करना। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंड बाई पर्सन, एंट्री अटेंडेंट, होल वॉचर या टेलीमैन, सब क्या है, एक ही है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। की जिम्मेदारी क्या है? सबका अपना अपना रोल है। आप लोग किसी और काम के लिए हैं, स्टैंड बाई पर्सन का कुछ और काम है ना, इनका कुछ और काम है, सुपरवाइजर कुछ और काम है, तो सबका काम क्या है, अलग अलग डिफाइन है। ठीक है, सबके अपने काम के बारे में जानकारी तो पहले होनी ही चाहिए, हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, इसकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक स्टैंड बाई पर्सन को, जैसे मान लो कि ये पाइपलाइन है, ठीक है, लंबा पाइपलाइन है। अब हम यहां से हमें क्या करना है, 500 मीटर अंदर जाकर के क्या करना है, 500 मीटर अंदर जाके यहाँ पर कुछ काम करना है। ठीक है, वेल्डिंग करना हो, गैस कटिंग करना हो, या कुछ एक्टिविटी में कहीं लीकेज हो गया उसको क्या करना है, रिपेयर करना। तो 500 मीटर अंदर चले गए, अगर यहाँ 4 लोग हैं, चारों में से अगर कुछ दिक्कत होगा तो चारों के साथ हो सकता है, एक के साथ भी हो सकता है। मान लेते हैं अंदर फ्यूम इतना हो गया, गैस इतना हो गया, या कोई केमिकल किसी कारण से इंट्रोड्यूस हो गया, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, किसी भी कारण से अगर कोई दिक्कत हो गया, अगर कोई यहाँ पर नहीं है, उस केस में क्या होगा, कोई भी आया गया, कितने बंदे अंदर हमारे थे,
पता चलेगा? उसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। तो गेट पर जहां से हम एंट्री कर रहे हैं वहां पर एक स्टैंड बाई पर्सन इसलिए जरूरी है कि हमारे कितने बंदे अंदर हैं, काम कर रहे हैं, वो सुरक्षित हैं कि नहीं, ये भी पता करना है किसको? स्टैंड बाई पर्सन को। तो इसके लिए क्या होता है? कम्युनिकेशन का साधन, यानी आपस में लोग बातचीत कर सकें, उसका भी साधन प्रोवाइड किया जाता है। लैंडलाइन फोन, वॉकी टॉकी या वाईफाई फोन भी दिया जाता है ना? यहाँ पर प्रेशर से आपने तीनों कम्युनिकेशन है, लैंडलाइन फोन भी है, वॉकी टॉकी भी है और वाईफाई फोन भी है। अब 3 तरह का कम्युनिकेशन क्यों है? एक से भी काम हो सकता था ना, हो सकता था कि नहीं? 3 क्यों है? कोई बताएगा? यस, वेरी गुड। तीनों एक बार खराब होने का चांस कितना % है? तीनों कम्युनिकेशन बात करें, लैंडलाइन फोन, वाईफाई और वॉकी टॉकी, तीनों कम्युनिकेशन सिस्टम को फेलियर होने का चांस कितना % है? कितना होगा? बहुत कम होगा। 5% मान सकते हैं, 10% मान सकते हैं, 2% मान सकते हैं, है ना? तो चांस यहाँ पर क्या है? रिस्क फैक्टर हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन अरेंजमेंट को बढ़ा करके हम क्या कर रहे हैं? रिस्क फैक्टर को कम कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये भी व्यवस्था में करना होता है। बाकी रेस्क्यू प्लान, है ना? रेस्क्यू प्लान भी चाहिए। अगर कोई बेहोश हो गया बंदा, उसको रेस्क्यू करके बाहर लाना है, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारा चीज हमें व्यवस्था करके ही कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। तीसरा चीज क्या है? क्या करना है? बंदे ट्रेंड होने चाहिए। आप जिस लोकेशन में काम करने जा रहे हैं, है ना, उस लोकेशन के बारे में ट्रेनिंग से आपको क्या मिलता है? ट्रेनिंग एक माध्यम है जिससे क्या हो रहा है? स्किल डेवलपमेंट। ये क्या है? आपका स्किल डेवलप कर रहा है। आप किस प्रोफाइल में है, किस रोल में है, उस काम से रिलेटेड चीजों को समझना। और जब तक आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आप सही और गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे। केवल यहां काम कर रहे हैं इसलिए नहीं, जीवन का एक रहस्य है। लाइफ में जब तक आप गलत सही का पहचान नहीं कर पाएंगे, जीवन यापन करना मुश्किल है। बचपन में शर्ट पहनते थे ना, शर्ट का बटन क्या होता था? नीचे वाला ऊपर लग गया, ऊपर वाला नीचे लग गया, अब ऐसे टेढ़ा हो गया, है ना? अभी होता है क्या ऐसा? अब उस काम को आप इतना बार कर चुके हैं कि आपका स्किल उस लेवल का हो चुका है कि आंख बंद करके भी अगर बटन लगाएंगे तो क्या होगा? परफेक्ट लगेगा। तो काम करने से और ट्रेनिंग अटेंड करना भी एक पार्ट है। काम करने से भी आदमी क्या होता है? स्किल डेवलप होता है। किसी के गाइडेंस में, किसी के अंडर में काम करना सीखना, चीजों को समझना। तो गलत सही का पहचान जब तक नहीं होगा तब तक हम अंधेरे में हैं। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? स्टैंड बाई पर्सन, यानी बोल वाचर की क्या क्या जिम्मेदारी है। पहला, कम्युनिकेशन, हर 15-20 मिनट पर अंदर का खबर लेते रहना है। अगर कोई इमरजेंसी हो गया, रेस्क्यू टीम को कॉल करना, मेडिकल टीम को कॉल करना, ताकि हमें समय से क्या हो सके? हेल्प मिल सके, मेडिकल हेल्प हो या रेस्क्यू करना हो, इस तरह का व्यवस्था। एक और काम क्या है? चेक इन चेकआउट प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? चेक इन, इसको क्या बोलते हैं? टैली सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टैली। टैली मतलब मैच करना। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, बड़े बड़े होटल में जाते हैं ना, वहां आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है। एयरपोर्ट पर भी सेम चीज है, वो भी क्या है? टैली प्रोसीजर है, चेक इन चेकआउट प्रक्रिया है। आप वही हैं जिसका फोटो इस आधार कार्ड पर या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स उस पर लगा हुआ है। यहाँ भी सेम प्रक्रिया है। किसी भी कन्फाइंड स्पेस में अगर काम करना है तो वहां पर ये व्यवस्था में करना होता है। इससे एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि हमारे इतने लोग इस कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, कितने बजे गए थे, उन्हें कितने बजे। अगर रोटा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, कुछ काम ऐसा होता है कि जहां पर हाईली हजार्डस कन्फाइंड स्पेस है, वहां पर रोटेशन पॉलिसी फॉलो किया जाता है। रोटा सिस्टम बोलते हैं उसको। जैसे अगर मान लेते हैं कि सीओ लेवल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 50 पीपीएम है, 40 पीपीएम है, 60 पीपीएम है, तो उस केस में क्या होता है कि 2 घंटा या 3 घंटा करके रोटेट किया जाता है बंदों को। 4 ग्रुप है, चारों ग्रुप को 2-2 घंटा टाइम दिया जा रहा है काम करने के लिए। ऐसा भी व्यवस्था होता है जहां पर इस तरह का एक्सपोजर होता है किसी केमिकल का या किसी गैस का, यानी उस केमिकल से या गैस से इंपैक्ट बहुत ज्यादा तब पड़ेगा जब आप लंबे टाइम तक उस एक्सपोजर में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस तरह का एक्सपोजर है ही नहीं किसी केमिकल का या किसी टॉक्सिक गैस का। ठीक है,
जो स्टैंड बाई पर्सन के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसे क्या करना है, फॉलो करना है। और कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले एक और सबसे पहली प्राथमिकता है गैस मॉनिटरिंग करना। हमारे पास जो गैस मॉनिटर है, कंडक्टर के पास भी है, हमारे पास भी है। जब भी कन्फाइंड स्पेस में जाना होगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमें गैस मॉनिटरिंग करना, यानी एयर क्वालिटी का जांच करना। ऑक्सीजन लेवल कितना है, क्या क्या चेक होता है इसमें, ऑक्सीजन लेवल, दूसरा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो लिमिट है ना, रेंज है 19.5% से लेकर के कितना होना चाहिए, 23.5%। इसके बीच में अगर है तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल रेंज है, हमें कोई दिक्कत, हेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना मिनिमम होना ही चाहिए 19.5% या मैक्सिमम 23.5%। अगर इससे कम है तो हमें सांस लेने में दिक्कत फील होगा। तो इस केस में अगर इससे कम है, उस केस में हमें बिल्कुल टर्मिनेट करना होगा। जो भी एक्टिविटी कन्फाइंड में चल रहा है हमें इस काम को बंद करना होगा। वैसे गैस मॉनिटर भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, साउंड आएगा उसमें, ब्लिंकिंग करेगा, यहाँ आपका ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी लिमिट से नीचे जा रहा है, आपको अलार्म मिल जाएगा पहले ही, ठीक है। दूसरा जो है CO, इंडियन रेगुलेशन बोलता है कि 50 ppm तक, 50 ppm, 50 ppm तक हम 8 घंटे तक ड्यूटी करा सकते हैं किसी से भी। अगर इससे ज्यादा है तब हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा, टाइमिंग। अगर इतना तक है तब तो 8 घंटे के लिए ज्यादा अनहेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक काम करेंगे तब उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और CH4 मेथेन। कि CO जो है अभी के डेट में 2 ppm, 4 ppm या 10 ppm मैक्सिमम रहता होगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं होता होगा। क्योंकि वेंटिलेशन क्या होता है, हमें इंश्योर करना होगा कि वहां पर एयर वेंटिलेशन प्रॉपर काम कर रहा हो।